हो गया। नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या शुरू कर रखा है मेरे बच्चों? पोल्ट्री में हम भाग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भाग पढ़ रहे हैं। भाग जो है मेरे बच्चों, हमने 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिए। 1 से 4 तक कर लिए हैं। भाग 4 में किसका जिक्र है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने किस देश से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। इसमें जो हम आर्टिकल, जो भाग 4 के आर्टिकल है मेरे बच्चों, ये हम 36 से, पहले मौलिक अधिकार की बताओ आर्टिकल। मौलिक अधिकारों का आर्टिकल कौन से लेके कौन से तक बनना है? 12 से 35 तक है। और जो चौथे भाग में ये 36 से शुरू होते हैं और आर्टिकल है 51 तक है मेरे बच्चे। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे आर्टिकल जो 40 है, उसमें किसका जिक्र किया गया? किसका जिक्र किया गया? पंचायतों का। और आर्टिकल 45 है, उसमें हाँ, जो राज्यों का कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद जो है मेरे बच्चों आर्टिकल हमने 47 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोषण। पोषण माह कौन सा मनाते हैं? सितंबर माह पोषण माह मनाते हैं। और जो सबसे ज्यादा हमारे देश में कुपोषण, मध्य प्रदेश में है कुपोषण के शिकार, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था अभी कई छोटे बच्चों को देखते हैं जो टांगें बिल्कुल पतली हो जाती है, उनका पेट बड़ा हो जाता है, किसी का जो ये सर है इतना बड़ा होता है और उसका बाकी शरीर कमजोर होता है। तो ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। सबसे ज्यादा अगर ये देखें तो मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं हम? इथोपिया कहा जाता है। भारत का जो है इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया देश है, वहां ये कुपोषण के शिकार ज्यादा मिलते हैं, इसलिए भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आर्टिकल 51 और बता दो जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो क्या रखे? जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनाए रखे। क्लियर है? उसके बाद एक जो है पर्यावरण और जो वन्य जीव अभियान से, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, वो कौन सा आर्टिकल? 48। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? चलो, अब मेरे बच्चे इसमें एक भाग जोड़ा गया था, भाग 4 का लिखो। इसमें भाग जो है 4 का, भाग 4 क्या जोड़ा गया था? भाग 4 क्या जोड़ा गया? इसमें क्या जोड़ा हमने? मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़े मेरे बच्चों? मौलिक कर्तव्य जोड़े। भाग 4 में हमने क्या जोड़ा? मौलिक कर्तव्य जोड़ा। और मेरे बच्चों ये मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिए हमने कंसेप्ट? ये कंसेप्ट किससे लिए हैं? रूस से लिए। किससे लिए हैं? रूस देश से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे मेरे बच्चों। ये हम पढ़ेंगे आगे, परंतु हम रूस का पहले रूस के बारे में पढ़ लेते हैं। रूस मेरे बच्चों, इसकी राजधानी क्या है? रूस की राजधानी क्या है? बताओ रे। और ये रूस पहले नहीं था मेरे बच्चों, उससे पहले क्या था? यूएसएसआर था। क्या था? सोवियत संघ, जो यूएसएसआर था। 1990 में जाके इससे 15 देश अलग हुए थे, जब अलग से रूस देश अस्तित्व में आया था। रूस की राजधानी बताओ। मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस ऐसा देश है मेरे बच्चों जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। कौन कौन से? एशिया और प्लस यूरोप। रूस ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में सीमा बनाता है अपनी। और जो है इसके साथ एक देश है मेरे बच्चों, तुर्की देश। एक देश और है जो इन्हीं 2 महाद्वीपों में पड़ता है, तुर्की देश। तुर्की देश इन्हीं 2 महाद्वीपों में पड़ता है। 2 देश हैं, रूस और है तुर्की। ऐसे 2 देश हैं जो किन 2 मतलब 2 महाद्वीपों में पड़ते हैं। कौन कौन से? रूस और है
तुर्की मेरे बच्चों। तुर्की की राजधानी और लिख लो, कोई बच्चा बता सकता है तुर्की की राजधानी? तुर्की की राजधानी लिख लो बच्चों, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है, लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रूस और जो है तुर्की ऐसे दो देश हैं जो दो महाद्वीपों में पड़ते हैं, एशिया और यूरोप में। कौन कौन से में? एशिया और यूरोप में। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कितने महाद्वीप हैं? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर। वेरी गुड, अच्छा नॉलेज है। मौलिक कर्तव्य अब लिखो मेरे बच्चों, ये तो था इन देश से किस देश, और रूस से और कंसेप्ट क्या लिया हमने? और रूस से क्या लिया था? पंचवर्षीय योजना आयोग जो है वो हमने किससे लिया था? रूस से लिया था, याद रखना। ये संविधान में नहीं है जिक्र योजना आयोग का, ये जिक्र है मेरे बच्चों, क्लियर? ये जो है मेरे बच्चों भाग हमने जो जोड़ा था, चौथा भाग है ये पूछता है भी किस संविधान संशोधन के तहत हमने ये भाग है जोड़ा था। तो कौन सा संविधान संशोधन था मेरे बच्चों? 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन के तहत हमने कौन सा भाग जोड़ा? भाग है 4 का। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और जो 42वां संविधान संशोधन है ना मेरे बच्चों, इसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, इसको हमें मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। और ये कब जुड़ा मेरे बच्चों? 1976 में। कब जुड़ा? 1976 में। बहुत बार आया है। 42वां संविधान संशोधन है जिसमें हमने क्या जोड़ा है? भाग 4 है, कैद जोड़ा है। और ये कब जोड़े? 1976 में। भाग 4 में क्या और कौन सी कमेटी के आधार पर पूछता है मेरे बच्चों? ये कौन सी कमेटी थी? भाग 4 का जो जोड़ा, कौन सी कमेटी थी? तो सरदार सरवण कौन सी है? सरदार सवर्ण सिंह कमेटी है। सरवण नहीं है, सवर्ण सिंह कमेटी है। समिति लिख दो चाहे कमेटी लिख दो, एक ही बात। किस कमेटी के आधार पर हमने ये मौलिक जो कर्तव्य जोड़े थे? क्या जोड़े? इसके तहत हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े, जो मैंने ऊपर लिख दी, या मैं दोबारा लिख देती, मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब मेरे बच्चों इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में इनकी संख्या पूछे मेरे बच्चों तो कितनी है? वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में इनकी संख्या पूछे तो 11 है मेरे बच्चों। 11वां है। हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य है। हमने कौन से संविधान संशोधन बताओ? 86वां संविधान संशोधन है जो कब जोड़ा मेरे बच्चों? 2002 में। इसके तहत हमने क्या जोड़ा था? हाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड करानी है वो माँ बाप का कर्तव्य बनता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करवाएं? शिक्षा उपलब्ध करवाएं। क्लियर? और ये आर्टिकल कौन सा पढ़ा हमने? 21 है, ए भी जोड़ा। 21A में क्या बोला गया? वहां बच्चा खुद आजाद है अपनी एजुकेशन लेने के लिए। और जो आर्टिकल 45 में पढ़ते हैं क्या? 45 में जो जहां राज्य उनके लिए प्रोवाइड करवाता है, व्यवस्था करवाता है स्कूल की। तो ये 3 कंसेप्ट है और तीनों ही है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्लियर है? क्लियर है भाई? यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो? अरे क्लियर है? ये भाग हमारे 4 विषय तक है, कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है मेरे बच्चों भाग है 5। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट कर रहे हो क्या? ये लो, ये लो, मैं छोटा कर देती हूँ जो पीछे आए हैं। ये पर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। भाग 4 का कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? भाग 4 का
42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा। और क्या जोड़े? मौलिक कर्तव्य जोड़े। कौन सी कमेटी आई? सरदार है सवर्ण सिंह है जो कमेटी के आधार पर जोड़े गए। और ये कंसेप्ट जो मौलिक कर्तव्य के किस देश से लिए? रूस से लिए। और रूस और तुर्की ऐसे देश हैं जो 2 महाद्वीपों में पड़ते हैं। एक कौन सा? रूस और है तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। उसके बाद जो है इसमें जब ये मौलिक कर्तव्य लिए गए थे तब उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और अब कितनी है? 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा वो माँ बाप का कर्तव्य बनता है वो प्रोवाइड करवाने के लिए कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? 86वें जो संविधान संशोधन है उसमें 2 आर्टिकल। एक मेरे बच्चों इसमें मैंने आर्टिकल नहीं लिखा, आर्टिकल लिखो। अरे बोल तो देते मैडम, इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इसका 51A, 51A या कहने जो है मौलिक कर्तव्य। अगर पूछे भी किस आर्टिकल में इनका वर्णन है तो 51A में इनका वर्णन है। ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भाग 4 का है और आर्टिकल है 51A। वो कई बार पूछ सकता है, तुम्हें भाग ना दे के वो आर्टिकल दे सकता है। 51A में बच्चे जिसमें किनका वर्णन है? मौलिक है कर्तव्यों का। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? चलो आगे चलो। नोट हो गया भाई? चल कर ले। उसके बाद है मेरे बच्चों सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा है? भारत कौन से नंबर पे आता है? 76वें, 7वें। कितने महाद्वीप हैं? और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अरे भूल गए तुम? नोट कर बेटा, तेरे के लिए मैं बैठ कर रही हूँ, नोट कर जल्दी कर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों भाग नंबर है 5 जिसमें हम जिक्र करेंगे संघ सरकार का। संघ सरकार क्या? जो सेंट्रल सरकार है हमारी, उसमें जो हम जिक्र करेंगे कार्यपालिका जो है, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और है न्यायपालिका। हो गया भाई? चल ये लिखोगे भाग भाग 5 में। भाग है 5। भाग 5 में जिक्र है मेरे बच्चों किसका? संघ सरकार। संघ सरकार जो सबसे बड़ा भाग है। अगर पूछे भी सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो भाग है 5 जो है सबसे बड़ा भाग है। जो आर्टिकल मेरे बच्चों कहाँ खत्म हो रहे हैं? 51 पे। तो ये 52 से शुरू हो जाएगा। एक मिनट बच्चे आर्टिकल लिख देते हैं। आर्टिकल है 52 से शुरू होके और 151 तक मेरे बच्चे 151 तक चले। सबसे बड़ा भाग पूछे भी आर्टिकल के हिसाब से सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो भाग है 5 है। 100 आर्टिकल है इसमें। पूरे कितने हैं? 100 आर्टिकल। इसमें लगभग तुम्हारी पॉलिटी सिमट जाएगी। लगभग एक और आएगा भाग 6 जो है राज्यों से संबंधित होगा। सारी पॉलिटी इसी के अंदर चलेगी। और ये भाग 5 जो है लंबे टाइम तक चलेगा, हमारा नेक्स्ट वीक तक चलेगा। ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें सारे आ जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है, सीएजी, महान्यायवादी, सारे आ जाएंगे। कर लिया भाई? चल अब लिखो मेरे बच्चों, जो संघ सरकार है मेरे बच्चों, संघ सरकार मैं दोबारा लिख रही हूँ, लिख लो तुम जैसे जैसे ऐसे ही तुम्हें नोट्स बनाने हैं। संघ सरकार इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। संघ सरकार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें लिखो कार्यपालिका, उसके बाद लिखो विधायिका, विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका।
यही 3 पार्ट जो है हम आगे राज्य सरकार के करेंगे। इस कार्य, अब लिखो इसमें हम कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जिक्र करेंगे, उसके बाद मंत्री परिषद पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो हम CAG पढ़ेंगे, जो कंट्रोलर, जो ऑडिटर है जनरल जो है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जो CAG है उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद हम करेंगे महान्यायवादी का करेंगे, महान्यायवादी का जिक्र करेंगे। मैंने महान्यायवादी में महान्यायवादी का जिक्र करेंगे, और उसके साथ है मेरे बच्चों उपराष्ट्रपति का जिक्र इसमें करेंगे। प्रधानमंत्री आपका इसमें आ जाएगा, मंत्री परिषद आ गया ना, प्रधानमंत्री उसमें ही आ जाएगा। महान्यायवादी हो गया भैया। विधायिका में हम जिक्र करेंगे मेरे बच्चों किसका, संसद का। किसका जिक्र करेंगे, संसद जो पार्लियामेंट है। इसी संसद को फिर हम 3 पार्टों में फिर डिवाइड करेंगे। संसद को 3 पार्टों में, जो संसद के 3 पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसके 3 पार्ट है संसद, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद है मेरे बच्चों न्यायपालिका में हम जिक्र करेंगे किसका, सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र करेंगे, जो कौन सा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो 80 से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र, सर्वोच्च न्यायालय बोल, ये पार्ट। लिख लिया भाई, चलो आगे। लिखो आगे, चलो लिख लिया ना सभी ने। अब देखो इसके अध्याय मेरे बच्चों 5 अध्याय में बांटा गया है। कई बार क्वेश्चन आया है कि किस अध्याय में किसका वर्णन है, तो ये भी पूछा गया है, ये भी लिखो। इस जो भाग 5 है ना, इसको 5 अध्यायों में बांटा गया है। ये बातें हम ना अध्याय के तौर पे पढ़ेंगे, आर्टिकल डिवाइड कर देंगे। इसमें जो है भाग जो है 5 है, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, भाग है 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। ये आते हैं 5 अध्यायों में बांटा गया है, जिनका लिखो, पहला लिखो, पहला अध्याय फर्स्ट अध्याय मेरे बच्चों, जिसमें जिक्र किया गया है कार्यपालिका का, जिसमें जिक्र किया गया है कार्यपालिका का। कार्यपालिका जो है मेरे बच्चों, ये आर्टिकल जो है, हम आर्टिकल है इसका जिक्र करेंगे 52 से, और जो है आर्टिकल है 78 तक, इसमें कार्यपालिका का जिक्र आएगा। आर्टिकल जो है 52 से आर्टिकल है 78 तक, किसका जिक्र है, अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में किसका जिक्र है, कार्यपालिका का। सेकेंड मेरे बच्चे, सेकेंड अध्याय, तुम्हें ये सारे नाम लिखने हैं, ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने, कंजूसी नहीं करनी। मैं सारे लिख रही हूँ ना, तो तुम्हें भी सारे लिखने हैं। सेकेंड, मैंने देखा है पीछे बच्चों की कॉपी, जिन्होंने जैसे मैंने डॉट लगाया तो उन्होंने भी डॉट लगा रखा है, बाद में तुम्हारी दिक्कत होती है। इसमें जिक्र करेंगे हम संसद का,
जो हम आर्टिकल मेरे बच्चों पढ़ेंगे इसमें जो है सारी विधायिका आ जाएगी। संसद लिख सकते हो, विधायिका लिख सकते हो, उसका सारा जिक्र आ जाएगा। जो आर्टिकल 78 से समाप्त हो रहा तो ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, 79 से शुरू हो जाएगा और ये 1 है तो ये 122 से तक चलेगा 122 तक। उसके बाद लिखो अध्याय 3 में अध्याय 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ज्यादा डीपली पूछता ना तो वो अध्याय उठाता है। पहले अध्याय नहीं थे, अब अध्याय शुरू हो जाएंगे। आगे भाग 6 में भी हम अध्याय पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे। इसमें जिक्र है मेरे बच्चों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करता है। अध्याय 3 में किसका जिक्र है, राष्ट्रपति के अध्यादेश का। राष्ट्रपति के अध्यादेश का जिक्र है, अध्यादेश का वर्णन है इसमें। और जो आर्टिकल 123 में आर्टिकल है 123 अध्यादेश होता है मेरे बच्चों जब मान लो कोई भी कानून बनाना हो। थोड़ा सा बता देती हूँ, जब ये हम डीपली पढ़ेंगे तब और जिक्र करेंगे। अध्यादेश होता है भी राष्ट्रपति अध्यादेश जो अपनी तरफ से कानून बना दे। मतलब पूरा कानून कोई भी जिस चीज का हमें इंक्लूड करना है, कोई चीज कानून लेके आनी है या नया कानून बनाना संविधान में इंक्लूड करना है तो उसका प्रोसेस होता है। अभी लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, अंतिम सिग्नेचर होते हैं राष्ट्रपति के। जैसे मान लो आपातकाल की स्थिति हो या सिचुएशन ऐसी हो देश में तुरंत एक्शन लेना पड़े और सारे मेंबर जो है फिर लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर इकट्ठे होने भी जरूरी होते हैं ना, और तुरंत ना हो और तुरंत एक्शन लेना हो तो जो है राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जो आर्टिकल है 123 में लिखी गई है भी वो तुरंत कोई कानून पास कर सकता है। ये कानून थोड़े टाइम के लिए रहता है परंतु बना सकता है 6 महीने के अंदर ये कानून। फिर आज हमें तुरंत चाहिए तो राष्ट्रपति आज तुरंत कानून बना देगा आर्टिकल 123 को लेके, ठीक है, जिसमें वर्णन है। वो कानून जो आज बनाया राष्ट्रपति ने वो 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के टाइम में प्रोसेस होता है भी वो लोकसभा और राज्यसभा में भी पारित हो जाए। अगर वो पारित हो जाता है भी जितने उनकी कंडीशन होती है मेरे बच्चों, मेंबर जो है 2/3 मेंबरों के साइन होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के अंतिम पास होने के लिए। अगर वो पास हो जाता है तो वो स्थायी कानून बन जाता है। अगर वो नहीं पास होता है तो ये उस टाइम तो काम निकल जाएगा और 6 महीने के बाद ये कानून क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद अध्याय लिखो मेरे बच्चों 4 न्यायपालिका का, जो आर्टिकल 124 से 147 है। अध्याय लिखो 4 जिसमें जिक्र है मेरे बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका में किसका जिक्र करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो है। इसमें आर्टिकल है मेरे बच्चों जो कहां से समाप्त हो रहा है 123 से, और 124 में किसका जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट का। 124 से ये 147 तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, जो न्यायपालिका का जिक्र है वो 124 से 147 तक। आगे लिखो अध्याय 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पीछे क्वेश्चन भी आया है। अध्याय है तो सारे इंपोर्टेंट परंतु उसका क्वेश्चन पूछा गया है भी। अध्याय 5 जो है मेरे बच्चों इसमें जिक्र है जो हम पढ़ के हैं CAG जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। CAG का जिक्र है जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जिक्र किया गया है। आप CAG लिख लो। इस CAG का मैं फुल तुम्हें डीपली कराऊंगी, उस टाइम फुल फॉर्म लिखूंगी। अब इसका लग गया तो फिर ये कंप्लीट करना होगा। पहले इसको हम जैसे जैसे स्टेप चलेंगे ना उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में हमारा इतना बता सकती हूँ भी वर्तमान में जो हमारा CAG है वो संजय मूर्ति है मेरे बच्चों। इसका जो आर्टिकल कहाँ समाप्त हो रहा है 147 पे हो रहा है तो 148 से शुरू हो जाएगा और कहाँ है लास्ट तक 151 तक चलेगा। इसका वर्णन क्या है 151 है। और ये जो सरकार जो सेंट्रल सरकार राज्य सरकार होती है उनका जो व्यय का रिकॉर्ड रखता है, राष्ट्रपति के कहने पे ये रिपोर्ट तैयार करता है और वो अलग राज्य और सेंट्रल सरकार को उनके खर्चे की रिपोर्ट है भेज देता है। और ये जो है सरकार को बताता भी है भी कहाँ खर्चे में कटौती करनी चाहिए, कहाँ खर्चे में जो है योजनाएं लेके वहाँ पैसे देने चाहिए। तो ये जो है उनको मतलब वो देता है, जानकारी देता है।
भी देश चलाने के लिए भी किस किस में कितना इन्वेस्टमेंट है करना चाहिए, ये खर्चे की जानकारी देता है, रिपोर्ट बनाता है भी किस राज्य में कितना खर्चा हुआ और अलग अलग राज्यों को सौंप देता है। इनके लिए समितियां भी आती है, वो आगे हम इनका जिक्र करेंगे। तो मेरे बच्चे ये थे अध्याय, क्या थे? 5 थे। अध्याय क्या है? भाग 5 के 5 ही अध्याय है, जिसमें पहले हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति उनका जिक्र करेंगे। उसके बाद संसद पढ़ेंगे, संसद में हम किसका जिक्र करेंगे? लोकसभा का करेंगे और राज्यसभा का जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इनमें जो है आएगा संसद में जो है राष्ट्रपति को जो भाई क्या क्या काम करता है वो इनमें वो जिक्र करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति अध्यादेश मैंने तुम्हें बता दिया, जो आर्टिकल 1 है 123, जो कानून बना सकता है तुरंत। उसके बाद है न्यायपालिका मेरे बच्चों, न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे और उसके बाद हम सीएजी जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, जो रिपोर्ट जारी करता है, किससे संबंधित है? हमारे देश जो है सरकार के खर्चे से संबंधित, जो अलग अलग राज्यों को अलग अलग राज्यों की सौंपता है और सरकार को सरकार की सौंपता है। क्लियर? और सीएजी जो कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति है, 17वें नंबर के, हाल ही में चुने गए 2025 में। चलो पहले ये ग्रीस मुर्मू की जगह ली है इन्होंने। चलो आज जो हम पढ़ेंगे वो किसका जिक्र करेंगे? राष्ट्रपति। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। हमारा कंसेप्ट रहेगा मेरे बच्चों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सजा देते हैं राष्ट्रपति को पूरा। वर्तमान में राष्ट्रपति तो बता ही सकते हो ना, तो बताओ रे कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर है राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले भी राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर है राजेंद्र प्रसाद थे। लिखो, आर्टिकल लिख लो इसका। आर्टिकल है मेरे बच्चों, इसका जिक्र करेंगे हम। आर्टिकल 52 से लेके 61, 52 से लेके 61 तक हम इसका जिक्र करेंगे। 61 तक राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। करें मैं शुरू? चलो लिखो मेरे बच्चों, आर्टिकल 52 लिखो। आर्टिकल है 52। इसमें जिक्र किया गया है राष्ट्रपति की परिभाषा का। पहले तो ये बताओ, राष्ट्रपति जो पद है हमने किस देश से लिया? ब्रिटेन से लिया। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया? ब्रिटेन से लिया। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। राष्ट्रपति की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की परिभाषा। अब तुम्हें सुनना है, लिखना नहीं है, ये बातें हम आगे लिखेंगे। सुन लो, राष्ट्रपति जो है मेरे बच्चों 52 जो है, इसमें इतना ही नहीं लिखा, इसमें यह भी लिखा है भी राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है। ये बात भी आर्टिकल 52 में लिखी गई है। और इसके साथ ये बात भी लिखी गई है, जो आगे हम आपातकाल पढ़ेंगे उसमें भी, राष्ट्रपति जो है कोई युद्ध करना हो किसी देश के साथ, जैसे तो राष्ट्रपति अनुमति देगा ना, अरे हरी झंडी तो राष्ट्रपति दिखाएगा भी। अगर मतलब हमें किसी देश के साथ युद्ध करना हो, उसकी परमिशन जो लास्ट में कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ये भी बात है किस में लिखी गई है? आर्टिकल है 52 में लिखी गई है। क्लियर है? ये बातें हम आगे लिखेंगे, परंतु तुम्हें अभी बताना जरूरी था। आगे लिखो, आर्टिकल है 53। इसमें मेरे बच्चों राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है। राष्ट्रपति की कार्यकारी जो पावर है, कार्यकारी जो शक्ति है, कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है। चलो सीधे लिख लो, कार्यकारी शक्तियों का वर्णन, पूरा लिख लो। शक्तियों का वर्णन, कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 53 में। कार्यकारी शक्तियां क्या होती है भी? जो राष्ट्रपति है उसको कौन कौन सा कार्य कर सकता है, वो किस किस की नियुक्तियां कर सकता है, वो इसमें बोली गई है।
वो इसमें सारी नियुक्तियां बोली गई है और मैंने कुछ एक तुम्हें बताई है, वो साथ साथ बता भी दी है मेरे बच्चों। ये आर्टिकल लिखो किस किस की, ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। लगभग तुम्हारा ना जो आगे कराऊंगी वो पीछे ही सिमट जाएगा, ये चीजें बार बार रिपीट होगी तो तुम्हारी याद हो जाएगी। एक तो इसमें पहला ही है मेरे बच्चों, लिखो ये आर्टिकल है 75 में, 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कौन सा मेरे बच्चों, सेंट्रल सरकार का, जिसमें गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल 75 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद और किसकी मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री, आर्टिकल है 75, किसकी नियुक्ति करता है, ये मंत्री परिषद में आ जाता है। मैंने प्रधानमंत्री तो इसलिए लिखा है क्योंकि तुम ना ये इसको इंक्लूड नहीं करते, जो मंत्री परिषद में ही प्रधानमंत्री आता है, ठीक है। मंत्री परिषद और है प्रधानमंत्री मैंने अलग इसलिए लिखा है, मंत्री परिषद में आ जाता है, जो आर्टिकल है 75 के तहत। तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भी जो राष्ट्रपति है किस आर्टिकल के तहत है मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो किस आर्टिकल के तहत है, 75 के तहत, ठीक है। यहां तुम मैंने मंत्री परिषद लिख दिया तो तुम प्रधानमंत्री छोड़ दोगे, क्योंकि इसलिए मैंने वो अलग से लिखा है। आगे लिखो आर्टिकल 76 लिखो मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आर्टिकल मैं अब लिख रही हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की, महान्यायवादी की। महान्यायवादी मेरे बच्चों भारत का सबसे बड़ा वकील, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील जो होता है वो महान्यायवादी होता है। और वर्तमान में कौन है मेरे बच्चों, बता दो कौन है रे, वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणीय, आर वेंकट रमणीय है। इसका जिक्र करेंगे हम, आर्टिकल 76 आएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत सरकार पर कोई केस कर देता है, सरकार पे, भारत सरकार पे केस कर देता है तो उनकी पैरवी करता है, वकील तो होना चाहिए ना, सरकार ने कोई गलती कर दी तो उसका पैरवी करने वाला ये वकील होता है। क्लियर है मेरे बच्चों। उसके बाद लिखो आर्टिकल, आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि जैसे मेरे माइंड में आएंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, कंटिन्यू क्या पता मेरे दिमाग से निकल जाए। आर्टिकल 124 लिखो, आर्टिकल 124 में किसका जिक्र है तुम बता दो, तुम्हारे अपने आप याद आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत है, 124 के तहत, ये बात लिखो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सीधा ही लिख दो ना, मुख्य न्यायाधीश, तुम्हें पता है ये इनकी नियुक्तियां कर रहा है, पता ना, सीधा ही लिख लो मुख्य न्यायाधीश, सभी ये नियुक्तियां ही कर रहा है। क्लियर, आगे लिखो। अब इसी के साथ तुम लिख लो मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के करता है तो वो हाई कोर्ट का भी करेगा। आर्टिकल लिखो 217, आर्टिकल 217 में वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कोई और करता है, शपथ कोई और दिलाता है, ये हम आगे इनका डीपली पढ़ेंगे तब इनका जिक्र करेंगे, यहां बताने लगी तो ये क्लास रह जाएगी, राष्ट्रपति फिर पूरा करना है ना नहीं। आर्टिकल जो है 114 में 124 में किसकी करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की करता है, और जो है 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे लिखो मेरे बच्चों, आर्टिकल 155 लिख लो, आर्टिकल जो है 155 लिख लो। आर्टिकल 155 में मेरे बच्चों वो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 155 में राज्यों के राज्यपाल की, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत, 155 के तहत। आगे लिखो आर्टिकल मेरे बच्चों लिखो 324, किसका जिक्र है 324 में, निर्वाचन जो आयोग है मेरे बच्चों, 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है, और उसके जो मुख्य आयुक्त होता है
निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत है? 324 की। निर्वाचन आयोग के मुख्य जो है आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अब बता दो मेरे बच्चों, जो है निर्वाचन आयोग के मुख्य न्याय कौन है? कौन है? एक ही आवाज आ रही है, वो मेरे को सुनाई देगी। बाकी मैंने बताया, तुम्हें बताया ना, निर्वाचन का जिक्र आया था मेरे बच्चों, ये शायद हम कंपनी क्राउन रूल कर रहे थे उसमें आया था, तब मैंने बताया था। वर्तमान में जो मुख्य आयुक्त है निर्वाचन आयोग का वो कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? और कौन सा रह गया, कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी, वेरी गुड। 148 रह गया मेरे बच्चों। लिखो आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 है मेरे बच्चों। इसमें जो नियुक्ति करता है वो किसकी करता है? अभी करके आए, बताना नहीं, अभी पीछे किसका करके आए हैं? अध्याय 5 में किसका जिक्र है? भाग 5 में सीएजी का। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत है? 148 के तहत। सीएजी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है मेरे बच्चों। क्लियर है? और भी रहता है मेरे बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड। आर्टिकल है 280 मेरे बच्चों। आर्टिकल है 280 मेरे बच्चों। 280 में ये करता है, वित्त आयोग जो है उसके जो मुख्य कौन होता है? उसका वित्त आयोग का जो मुख्य अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत है? 280 के। लिखो रे, वित्त आयोग के मुख्य अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? 280 के तहत। और वर्तमान में जो है कौन सा वित्त आयोग चल रहा है मेरे बच्चों? चल कौन सा रहा है? 15वां चल रहा है। इसका मैं आगे पढ़ाऊंगी, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, परंतु कुछ एक तुम्हारे दिमाग में बात इसलिए डालती हूँ ताकि बाद में तुम्हें लगे भी जिक्र तो किया था मैडम ने किसी चीज का। जो वित्त आयोग है मेरे बच्चों, इसका वर्णन बहुत बार एग्जाम में आया है, जो आर्टिकल 280 में वर्णन मिलता है वित्त आयोग का, 280 में। और वित्त आयोग क्या बताता है कि किस राज्य सरकार को, किस सेंट्रल सरकार को योजनाओं के लिए कितना कितना जो बजट आता है, इस वित्त आयोग से भी कितना कितना किसको पैसा देना है, कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा, ये हमें वित्त आयोग बताता है। जो अलग वित्त आयोग मेरे बच्चों अभी तक जो है अब चल रहा है, ये 26 तक चलेगा, 2026 तक है वित्त आयोग चलेगा, 15वें नंबर का। और आगे आएगा वो कौन सा आएगा? 16वें नंबर के आएगा। और जो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है मेरे बच्चों वो अनके सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो कौन है? अनके सिंह है। परंतु हाल ही में 16वें वित्त आयोग, पहला 16वां वित्त आयोग मेरे बच्चों पहले ही डिसाइड हो जाता है ताकि वो अपना पूरा प्रोसेस 5 साल का तैयार कर ले। 5 साल के लिए होता है वित्त आयोग, जो है पूरा प्रोसेस तैयार कर ले, तो इसलिए पहले वित्त आयोग, अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं। और जो पहले क्या थे? जीएसटी के थे क्या? जो पहले क्या थे? जीएसटी के उपाध्यक्ष थे। बताओ कौन थे? अरविंद पंगड़िया। अब ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट, कई बच्चों को तो पता ही नहीं चला मैं बोल क्या गई। जीएसटी जो मैंने बच्चों कर ली है, शायद हमने जीएसटी कंप्लीट कर लिया। जीएसटी के पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पंगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पंगड़िया थे। वर्तमान में जीएसटी के उपाध्यक्ष कौन है वो बता दो। तीन ही तो हैं, दूसरा मैं बता देती हूँ राजीव कुमार है। तीसरा कौन है वो बता दो। सुमन बेरी। वेरी गुड। तीसरा कौन है? सुमन बेरी। जो अब वर्तमान में जो जीएसटी के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन बेरी हैं। और पहले कौन थे? अरविंद पंगड़िया थे। बीच वाला और बता देती हूँ, अभी तक ये तीन ही हुए, राजीव कुमार थे। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, जो अरविंद पंगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे किसके? जीएसटी के, वो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं
चुन लिए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के क्या चुन लिए गए हैं? अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे घुमा के भी पहले किसके उपाध्यक्ष थे? तो किसके थे? जीएसटी के। क्लियर है मेरे बच्चों? ये हम आगे और लिखेंगे। क्लियर है? कोई और आर्टिकल रहता है भी पुराने बच्चों बताओ। ये थे मेरे बच्चों जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्तियां करता है, ये कार्यकारी शक्तियों में आता है, ये उसके पास है। हाँ 343 वो आगे हम उसमें कर लेंगे। 300 चलो लिख लो, अब जिक्र ही कर दिया तो लिखो रे, लिखो मेरे बच्चों। आर्टिकल है 343। इसमें जो है भाषा आयोग जो है मेरे बच्चों, भाषा आयोग के जो मुख्य आयुक्त है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के मुख्य अध्यक्ष लिख लो या आयुक्त लिख लो, मुख्य अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के तहत है? 343 के तहत। क्लियर है? अगला आर्टिकल लिखो जो राष्ट्रपति से संबंधित है। हाँ आर्टिकल लिखो, आर्टिकल है 54 मेरे बच्चों। अभी तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित 2 आर्टिकल किए हैं। पहले में राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है, दूसरे में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां बताई गई है, फिर उनके पास कौन कौन सी पावर है, वो किस किस की नियुक्ति कर सकता है। अब लिखो आर्टिकल है 54 मेरे बच्चों, लिखो। 54 में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल का जिक्र किया गया है। लिखो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल का। और ये निर्वाचन मंडल मेरे बच्चों किस देश से कंसेप्ट लिए हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का कंसेप्ट किस देश से लिया है? आयरलैंड से लिया है। किससे लिया है? आयरलैंड से। निर्वाचन प्रक्रिया जो आगे हम 55 में पढ़ेंगे वो किस देश से लिया है? यूएसए से। अब लिखो मेरे बच्चों, इसमें लिखना है तो कुछ चीजें इंक्लूड करनी है इसमें। निर्वाचन मंडल होता, पहले तो समझो निर्वाचन मंडल होता क्या है। इसमें होता है मेरे बच्चों राष्ट्रपति बनाने के लिए भी कौन कौन उसमें वोट है डालेंगे। तो पहला लिखो लोकसभा के सारे निर्वाचित मेंबर हैं वो सारे डालेंगे। लिख लो, सारी मैं बातें बाद में तुम्हें इकट्ठी बता दूंगी। पहला इसमें फर्स्ट है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मेंबर है वो सारे डालेंगे। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा के सभी निर्वाचित मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इसमें मैं क्या बात लिख रही हूँ, निर्वाचित लिख रही हूँ ना कि मनोनीत लिख रही हूँ। राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और पहले लोकसभा में भी 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे जो एंग्लो इंडियन थे। तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हें ना एग्जाम में ये स्टेटमेंट तुम्हें वहां कंफ्यूजिंग करेगी। निर्वाचित है जो चुने गए हैं वोट डालकर, और मनोनीत है जो सीधा ही उनको पद दे दिया गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल अब सुनना मेरे बच्चों, तीसरी लाइन पहले सुन के फिर तुम अपने हिसाब से लिखना, सुनना पहले। तीसरी लाइन है मेरे बच्चों, इसमें ये तो हो गया लोकसभा और राज्यसभा। एक हमारे यहाँ ये तो राज्यों से चुन के आए लोग, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से अलग अलग आए। यूटी का जिक्र करते हैं मेरे बच्चों। यूटी कितनी है? 8 है। आज मैं सभी नहीं बताऊंगी, जब यूटी का जो आर्टिकल वो पढ़ेंगे, हम भाग पढ़ेंगे उसमें जिक्र करेंगे, सारी यूटियां लिखेंगे। यूटी जो है मेरे बच्चों जिसमें 2 ऐसी यूटी है, और एक लाइन और लिखो इसमें, सभी राज्यसभा जो है राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भी इसमें शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, यूटी वाला चौथा लिखेंगे, उसके नीचे और लिखना है हमें, सभी राज्यों की
सभी राज्यों के विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित मेंबर, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के विधानसभा निर्वाचित मेंबर। तो लोकसभा के होंगे सारे निर्वाचित, राज्यसभा के होंगे और सभी राज्यों के विधानसभा के होंगे। अब मेरे बच्चों बचती है क्या? यूटी। यूटी के जो है दो ऐसे यूटी है जिनमें विधानसभा है मेरे बच्चों, दो ऐसे यूटी है जिनकी विधानसभा है, एक पुडुचेरी और एक दिल्ली। अरे पहले ना बोल, बताना है इसको पहले, ये अभी तक इसमें यही लिखा है ना, अभी संविधान में इंक्लूड होगा तब वो जिक्र करेंगे, पहले तो वो राज्य ही था ना। लिखो मेरे बच्चों, चौथा पार्ट लिखो, पुडुचेरी, यूटी लिख लो, आगे याद रह जाएगा तुम्हारा, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी होती है मेरे बच्चों यूनियन ट्रेजरी, और जो है ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जो है। इसमें लिखो कौन कौन सी यूटी जो है, पुडुचेरी, पुडुचेरी में शायद दोनों की अगली मात्रा है, मैंने पिछली कर दी। ये मात्राओं का तुम ध्यान रखना भी, हो जाती है आगे पीछे, हिस्ट्री का टीचर तो खास कर करता है। पुडुचेरी और दिल्ली, पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा, पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। कौन? लोकसभा के निर्वाचित मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, दो यूटी कौन सी? पुडुचेरी और दिल्ली। इन दो, अब तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा देखो, ये मैं तुम्हारा माइंड इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा करो। अब तुम्हारा माइंड काम करना चाहिए भी, तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, इसका मतलब दो ही यूटी में विधानसभा है। किस किस में? पुडुचेरी और दिल्ली में दो ही ऐसी यूटी है जिसमें क्या है? विधानसभा है, जिनमें क्या चुने जाते हैं? सीएम बनते हैं, जो पुडुचेरी और दिल्ली में। क्लियर है? अरे विधानसभा होगी वहां सीएम आएगा ना, तो यहाँ दो बनते हैं। परंतु ये फैक्ट है मेरे बच्चों, ये क्या है? फैक्ट है। जब ये लिखा गया ये तो इंक्लूड है संविधान में, परंतु अब एक हमारा यूटी बन गई है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहले क्या था? राज्य था, अब जो 2019 से क्या बन गई? यूटी बन गई। और जो है यूटी बन गई मेरे बच्चों, 2019 से सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया। ये 26 में जाके चेंज होगा, तब तुम्हें देखने को मिलेगा भी इसमें एक यूटी और भी जुड़ जाएगी। कौन सी यूटी? वो मैं अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले भी ये नहीं है। जो कौन सी मेरे बच्चों? जम्मू कश्मीर मेरे बच्चों, जम्मू कश्मीर, इसमें भी विधानसभा है। 3 यूटी जिनमें क्या है? विधानसभा है, याद रखना। वो तो दो इंक्लूड है पहले, वो पहले क्या है? वो तो राष्ट्रपति, जो बोर्ड राष्ट्रपति बनता है उसके लिए वोट डाल ही रहे हैं, परंतु ये तो अभी बनी है ना यूटी हाल ही में, तो इसके जो है ये पहले राज्यसभा के तौर पे डाल रहे थे। ये पहले क्या डाल रहे थे? राज्यसभा की विधानसभा के तौर पे। अब ये यूटी बन गई, तो अब क्वेश्चन नया अपडेट हो क्या, करंट का आ जाए तो ये तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। यहाँ तो ये नहीं पूछेगा, परंतु तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कितनी यूटियों में विधानसभा है। तो तुम्हें क्वेश्चन बन गया मेरे बच्चों 3 यूटियों में। कौन कौन सी? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, 3 ऐसी यूटी है जिनमें क्या है? विधान है, सभा है। क्लियर? अरे क्लियर? तो मेरे बच्चों अब थोड़ा सा इसका बता दो, ये पहले जो है एक राज्य था और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना मेरे बच्चों? प्रॉपर डेट बता। और इससे जो है एक मैं अलग कलर में दे रही हूं, परंतु उसकी विधानसभा नहीं है, इससे अलग कौन सा हो गया? लद्दाख। लद्दाख जो है मेरे बच्चों एक अलग यूटी बन गया, 2 यूटी बनी है ना जम्मू कश्मीर से, एक जम्मू कश्मीर खुद और एक है लद्दाख मेरे बच्चों। और ये कब बनी है? प्रॉपर डेट बताओ, बताओ रे।
30 या 31 अक्टूबर? 30 अक्टूबर है क्या? ये ध्यान रखना, शायद मेरे बच्चों 30 या 31 है, मैं 30 लिख रही हूँ। अरे लिखते ही याद आता है क्या तुम्हें? 31 अक्टूबर मेरे बच्चों और 2019 को ये दो क्या बन गई थी? यूटी बन गई थी। और इससे जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा है मेरे बच्चों, 370 जो धारा है वो कब हटा दी गई थी? 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को जो 370 धारा हटा दी गई थी, 35(1) जो आर्टिकल था वो हटा दिया। दोनों बातें याद रखें, इनकी जो धारा हटा दी गई जो 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई, और जो इस यूटी बन गया है, ये दो बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर? अरे क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत में? चल आगे लिखो। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल कौन सा पढ़ लिया? राष्ट्रपति से संबंधित 54 आ गया क्या? 55 पढ़ो। आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का जिक्र किया गया है बच्चों इसमें। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का कंसेप्ट किससे लिया मेरे बच्चों? यूएसए से। इनका निर्वाचन कैसा होगा? प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष जो लोगों के द्वारा चुना जाए, और इनका निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से। लिख लो, इसमें 2 लाइनें लिख लो। इसमें जो फर्स्ट है अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से। तो पूछता है भी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, संक्रमणीय प्रणाली में बच्चों। इसको कई बार संक्रमणीय प्रणाली भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, संक्रमणीय मतदान प्रणाली। एक बार एक ही जो एक व्यक्ति है वो एक ही वोट डालेगा, ये नहीं किसी की जगह डाल दी, बस एक बार ही होगा। कैसी प्रणाली है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली और है संक्रमणीय। अब लिखो मेरे बच्चों, आर्टिकल है 56। अब आगे इजी आ जाएंगे। आर्टिकल लिखो, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल है 56। 56 में दिया है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल का जिक्र है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, कितने साल तक राष्ट्रपति रह सकता है? कार्यकाल कितने साल तक रह सकता है मेरे बच्चों? 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रह सकता है? 5 वर्ष तक। कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आगे लिखो, स्थावन। आर्टिकल है स्थावन। 56 तक तो तुम्हें याद करने ही करने हैं। स्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मैं लिखा देती हूँ, मैं सारे लिखा दूंगी, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का जिक्र है। इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का जिक्र है। पुनर्निर्वाचन का जिक्र। उसके बाद लिखो आर्टिकल 58 मेरे बच्चों, 58 लिखो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का जिक्र।
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का जिक्र है। अब इसमें लिखो मेरे बच्चों, लाइनें लिखो इसमें। पहला है मेरे बच्चों, राष्ट्रपति जो बनने जा रहा है वो किसका नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह, दूसरी लाइन लिखो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी, कोई सैलरी ना ले रहा हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरी लाइन लिखो, वह 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो। 35 साल का होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। कितने साल का? 35 साल का। वह 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, कर चुका हो, ना ये हो कि वो 35वें साल चल रही है, 35 साल का पूरा हो चुका हो, 35 साल पूरी कर चुका हो। और भी है क्या इसमें? हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, मेंटली स्थिति अच्छी हो उसकी। लिख लो, ये तो इतना मैटर नहीं करता, बहुत कम है, रियल है। लास्ट लाइन लिखो मेरे बच्चों, चौथी में है, वह लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का मेंबर बनने या सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये एग्जाम में आती है आपके। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखो 59 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु लिख लो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो। आर्टिकल है 59, लिखो रे मेरे बच्चों। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आगे लिखो मेरे बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आई है। आर्टिकल 60, जिसमें राष्ट्रपति पद के जो शपथ का जिक्र किया गया, राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र किया गया, राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में कौन है? BRF गवई। कौन है? BRF गवई। कौन से नंबर का? 52वें नंबर का। ठीक है, आगे लिखो मेरे बच्चों। आर्टिकल है 61, जो लास्ट राष्ट्रपति से संबंधित लास्ट आर्टिकल 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र है। जिसमें किसका जिक्र है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र है। वो आर्टिकल कौन सा है मेरे बच्चों? 61 है। और ये महाभियोग का कंसेप्ट भी हमने किस देश से लिया था? USA से लिया था। किससे लिया था? USA से लिया था। इसमें 2-3 बातें हैं, तुम समझने की कोशिश करना, लिखे तुम्हें हर कहीं मिल जाएगी। महाभियोग जो है मेरे बच्चों, पहली बात है इसमें कोई भी सदन ला सकता है, इसको कोई भी सदन ला सकता है। महाभियोग को कोई भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा लेके आए चाहे राज्यसभा, मतलब कोई भी सदन ला सकता है। सुन लो सर, आयु में सुन लो, जो है महाभियोग है कोई भी सदन ला सकता है, चाहे वो लोकसभा लेके आए चाहे राज्यसभा लेके आए। क्लियर है? परंतु जब भी ये महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर लाया जाता है, तो उससे पहले राष्ट्रपति को महाभियोग लाने से पहले
14 दिन पहले उसको क्या करनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी, सूचना देनी होगी भी हम इस तरीके से, आपने ये कांड कर दिया, भी राष्ट्रपति किसी कानून का उल्लंघन किया हो या कोई कांड कर दिया हो, भी आपने ये कांड कर दिया, हम आप पे ये महाभियोग आ रहा है, और ये जो है मेरे बच्चों कितने दिन पहले सूचित करना होगा राष्ट्रपति को, 14 दिन पहले। ये बात पूछी गई है तुम्हारे एग्जाम में भी कितने दिन पहले सूचित करना होगा, 14 दिन पहले करना होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है, ताकि राष्ट्रपति भी तो आगे से तैयार रहे ना, तो हो सकता है गलत भी हो तो वो अपने माइंड सेट कर ले और तुरंत हम बता दें, क्या पता राष्ट्रपति का माइंड खराब हो जाए। तो याद रखने 14 दिन पहले उसको क्या देनी है, सूचना, किसको, राष्ट्रपति को। कोई भी सदन ला सकता है, और जो भी सदन लेके आता है मेरे बच्चों, जो भी सदन लेके आता है, जो भी सदन लेके आता है, मान लो लोकसभा लेके आया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, राज्यसभा भी हो सकता है, जो भी सदन लेके आया उस टाइम जो लिखा हुआ है पर्चा होगा ना, कागज होगा भी ये आपने कांड किया है और इसलिए हम महाभियोग लेके आ रहे हैं, तो उस पे उस सदन के 1/4 सिग्नेचर होने चाहिए। जो भी सदन लेके आया है उस सदन के 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर है होने चाहिए। क्लियर? अरे क्लियर? जब ये महाभियोग मतलब पास होने के लिए दोनों सदन उस टाइम में, यहां 1/4 मतलब 4 मेंबर है एक सदन के, मतलब जैसे लोकसभा लेके एग्जाम्पल देती हूँ, 400 मेंबर है, उसमें जो है 100 जो मेंबर है उनके साइन होने चाहिए। 400 मेंबर है टोटल, तो उसमें 100 मेंबर के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए, तब वो लेके आएगा। ठीक है, क्लियर है? 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए। जब वो महाभियोग पारित होता है, सारी बातें पारित हो जाती है, तो वो किस को, जो भी सदन है, जो भी नहीं, सभी दोनों सदनों में, दोनों महाभियोग पारित होने के लिए दोनों सदनों के कलर अलग ले लेती हूँ, 2/3 सदस्यों के साइन होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। पारित होने के लिए, आगे नाम लिख देती हूं ताकि याद रह जाए तुम्हें। पारित होने के लिए, क्या पारित होने के लिए, महाभियोग। महाभियोग पारित होता है तो दोनों सदनों के कितने साइन होने चाहिए, कितने सदनों के साइन होने चाहिए, दोनों सदनों के कितने मेंबर होने चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। मतलब 300 मेंबर है तो उसमें 200 मेंबर उसमें साइन होने चाहिए। क्लियर है? दोनों सदनों के मिला के टोटल 300 मेंबर हैं, तो उनमें 200 मेंबर के साइन है होने चाहिए। क्लियर है? तो इसमें 4 बातें हैं मेरे बच्चों। एक तो कोई भी सदन महाभियोग ला सकता है, दूसरा महाभियोग लाने से पहले इंफॉर्मेशन देनी है राष्ट्रपति को, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। और जो भी सदन लेके आ रहा है तो उसके 1/4 साइन होने चाहिए। अगर 400 मेंबर है तो उसमें 100 मेंबरों के साइन है होने चाहिए। अगर जो दोनों सदन वो पारित हो जाता है, महाभियोग सही क्लियर हो जाता है, तो वो पारित जब होगा जब दोनों सदनों के मेंबर उसमें 2/3 उनके सिग्नेचर होंगे। भी 300 टोटल मेंबर है दोनों सदनों के मिला के, और उनमें 200 के साइन होने चाहिए। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? तो ये थे मेरे बच्चों राष्ट्रपति से संबंधित है, मैंने सारी बातें की है। कल हम सारे राष्ट्रपति पढ़ेंगे जो वर्तमान तक है, उनका पढ़ेंगे, कौन कौन कब आया सारा पढ़ लेंगे। क्लियर है? थैंक यू मेरे बच्चों।